चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जय हिंद। हम हिंदी साहित्य पर बात कर रहे थे, चर्चा हो रही थी, और हिंदी साहित्य में हिंदी के अर्थ के विषय में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाषा वाले टॉपिक में जब हम भाषा विज्ञान की बात कर रहे थे उस समय पर हमने बात कर ली थी हिंदी शब्द को लेकर के, और साहित्य का अर्थ, साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य के संदर्भ में विभिन्न परिभाषाएं, इस बात पर भी चर्चा हो चुकी थी। इतिहास को लेकर के हमने इतिहास शब्द का अर्थ, इसके अलावा इतिहास को लेकर के जैसे हेरोडोटस जो सबसे पहले इतिहासकार विश्व के माने जाते हैं, उनके लक्षण की बात हो गई थी। और इसके अलावा जो हमने महत्वपूर्ण चर्चा की थी वो भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण से इतिहास को लेकर के क्या क्या चर्चा होती है, इस पर हमारी बात हो गई थी। तो आज सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो इतिहास को लेकर के, यानी हमने साहित्य की डेफिनेशन पढ़ ली थी, आज हम बात करेंगे इतिहास की डेफिनेशंस को लेकर के, यानी कि इतिहास के संबंध में क्या कहा। तो सबसे पहले जो पूरे विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं, हम उन्हीं की डेफिनेशन पढ़ते हैं, और वो कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस के अनुसार, ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक माने जाते हैं, विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं। ये है कहाँ के? नहीं, मैंने तो बताए थे, मुझे तो पता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। यूनान के हैं। तो और इन्होंने जो लक्षण बताए थे, 4 महत्वपूर्ण लक्षण बताए थे, इनका विवेचन हम कल वाली क्लास में कर चुके थे, हाँ या ना? अतीत घटनाओं का वर्णन है, मानवीय मतलब मनुष्यों के बारे में अध्ययन होता है, ये बताया था। हाँ, मानव जाति से संबंधित या मनुष्यों का अध्ययन होता है, एक ही बात है। और जो अध्ययन है वो तर्क संगत है, प्रमाणों पर आधारित है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। हाँ, अतीत का तो है ये। तो आज जो इन्होंने इतिहास के संदर्भ में जो डेफिनेशन दी थी उस डेफिनेशन पर बात करते हैं। यानी इन्होंने डेफिनेशन में क्या कहा है, तो लिखो। इन्होंने कहा है कि सत्य घटनाओं का, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। यानी हेरोडोटस ने क्या कहा कि जो सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम इतिहास कहेंगे। लिखो फटाफट से डेफिनेशन। सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, और इतिहास में होता भी है, क्योंकि इतिहास का मतलब ही शाब्दिक अर्थ क्या है? इत्य प्लस हास, यानी ऐसा निश्चित ही हुआ होगा। अगले राइटर लिखो। जनरल जेम्स टॉड। इनके शब्दों में लिखने से पहले ना एक महत्वपूर्ण बात इनके बारे में लिख लो, वो ये कि राजस्थानी इतिहास के जनक माने जाते हैं। राजस्थान में इतिहास जनक। इनकी डेफिनेशन लिखो। इन्होंने कहा है अतीत की घटनाओं का अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन
अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन ही इतिहास है। अवलोकन ही क्या है? इतिहास। देखो आमतौर पर डेफिनेशंस जो पूछी जाती हैं वो हिंदी साहित्य के संबंध में सबसे ज्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और अब बच्चन सिंह की पूछी जाने लगी। इनकी इसलिए लिखाई है क्योंकि इतिहास के विश्व में इतिहास के जनक इनको माना जाता है, हेरोडोटस को। सीधी बात समझ में आ गई। और राजस्थान में इतिहास का जनक किसे माना जाता है? जेम्स टॉड को, जनरल जेम्स टॉड को। तो फटाफट से इनकी डेफिनेशन नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हो गया? अब एक डेफिनेशन तेन के अनुसार और लिख लो, क्योंकि तेन को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है, तेन के अनुसार। और इनके अनुसार क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि ये कौन है? ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते। हेरोडोटस कौन है? तो भाई हेरोडोटस विश्व के जनक है। जेम्स टॉड किसे माना, जेम्स टॉड को क्या माना जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक। और तेन के अनुसार हम क्यों लिख रहे हैं? देखो होता क्या है, ये बात सही है कि एग्जाम में करंट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन जिन्होंने भाई स्टार्टिंग किए जो जनक है उनको भी तो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हाँ या ना? तो चलो उनकी डेफिनेशन लिखो। तेन के अनुसार तेन ने कहा है कि किसी जाति, आराम से बेटा, किसी जाति विशेष के, किसी जाति विशेष के किसी जाति विशेष के वातावरण विशेष, वातावरण विशेष से, नमस्ते, से प्रभावित क्षण विशेष में निहित, प्रभावित क्षण विशेष में निहित प्रवृत्तियां एवं घटनाओं का विश्लेषण, एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। इतिहास फटाफट से नोट कर लो। इन्होंने देखो, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो ये थे इन्होंने तीन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था, जाति, वातावरण और क्षण। तो इनकी डेफिनेशन में भी वही चीज झलक रही है कि किसी जाति विशेष के वातावरण विशेष से प्रभावित, यानी जाति से मतलब वो वाली कास्ट नहीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जाति विशेष यानी मनुष्य जाति, कोई कल्चर विशेष की बात की है कि जाति विशेष के वातावरण विशेष में जो प्रभाव पड़ रहा है, यानी किसी भी संस्कृति पर किसी वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस समय पर पड़ रहा है, इसका उसकी प्रवृत्तियां हैं या उसके जो लक्षण है उन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। करो नोट फटाफट से, जल्दी नोट कर पाओगे उधर बैठ। लिखा? देखो कल हमने साहित्य की डेफिनेशन पढ़ ली थी, प्रेमचंद के अनुसार, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार, लास्ट क्लास में, हाँ या ना? और इतिहास को किस तरीके से लिखा जाना है साहित्य के संबंध में, भारतीय दृष्टिकोण क्या है, पाश्चात्य दृष्टिकोण है, ये चर्चा हमारी लास्ट क्लास में हो गई थी। आज जो अभी हमने शुरू की वो इतिहास की डेफिनेशन की बात की, लेकिन जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो इतिहास के संदर्भ में पढ़ेंगे, इतिहास के साहित्य के संदर्भ में। तो अब साहित्य के इतिहास की डेफिनेशन जो भारतीय परिदृश्य में दी गई या जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो हम कल ही लिख चुके थे 2 डेफिनेशंस। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये 2 तो अब बच्चन सिंह को बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है। पिछले एग्जाम में बच्चन सिंह का ठीक ठाक रोल रहा था शुक्ल जी की तरह। तो सबसे पहले डेफिनेशन ये नोट कर ली। सबसे पहले लिखो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं साहित्य इतिहास के संदर्भ में। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा बदलती हुई परिस्थितियों का बदलती हुई अभिरुचियों का बदलती अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है। साहित्य इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध का संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। आर्थिक क्रियाओं से है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि जो व्यक्ति की बदलती हुई रुचियां हैं अभिरुचियां हैं उसका सीधा संबंध क्या उसी का वही क्या है इतिहास है। व्यक्ति की रुचियां बदल रही हैं तरीके बदल रहे हैं वही क्या कहलाएगा इतिहास कहलाएगा। कौन सा इतिहास इतिहास का साहित्य इतिहास है जिस संबंध में हम बात कर रहे हैं और जिसका सीधा संबंध किससे होता है आर्थिक क्रियाओं से। अच्छा मैं आपसे सिंपली सवाल पूछना चाह रही हूँ आर्थिक स्टैंडर्ड यानी कि क्या फाइनेंस व्यक्ति के इंटरेस्ट को बदलता है बदल देता जैसी इनकम वैसे इंटरेस्ट। अगर हमारी इनकम 10,000 है तो वैसा ही खर्चा मान लीजिए हमारी इनकम 10,000 तो खैर ज्यादा कम होगी हम मान लेते हैं 25,000 है तो हम सोचेंगे 10 या 12,000 का मोबाइल हमारे पास हो यही हमारी बजट में रहता है। और अगर हमारी इनकम ही 1-2 लाख रुपए हो तो हम 35-40 हज़ार का मोबाइल लेना चाहेंगे। और अगर मान लीजिए इनकम 2-4 करोड़ हो जाए तो फिर एप्पल से नीचे बात ही नहीं करनी है। तो आर्थिक क्रियाओं पर डेफिनेटली डिपेंड करती है हमारी इंटरेस्ट हमारी अभिरुचियां। बात समझ में आ गई हाँ या ना। अगली लिख लिया। चलो अगली डेफिनेशन लिखो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है अनुसार। एक बात से और जाना जा सकता है कि जहां जहां अगर बात करें ना 36 के आंकड़े वाली तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों में लगभग वही 36 के आंकड़े से नहीं कि लड़ाई होती थी। 36 के आंकड़े से मतलब है कि विचारधाराएं अलग अलग थी। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाए तो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो हिंदी का इतिहास है वो नाथ साहित्य से होना चाहिए जबकि शुक्ल जी कहते हैं कि इसको इतिहास हिंदी इतिहास में रखने की जरूरत ही नहीं है। यानी दोनों की बहुत हद तक विचारधारा एक दूसरे के विपरीत थी। तो इनकी डेफिनेशन लेकिन बहुत छोटी सी है। इन्होंने लिखा है मानवीय खोज मानवीय प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही क्या है इतिहास है। इन मनुष्य की प्रवृत्तियों को ढूंढ लो कि पहले मनुष्य कैसा था अब कैसा है उसके कार्य करने की शैली कैसी थी वही क्या कहलाएगा वही इतिहास कहलाएगी। अगली डेफिनेशन लिखो डॉक्टर बच्चन के अनुसार। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार
और एक चीज मैं यहीं क्लियर कर दूं, उसके बाद इनकी डेफिनेशन बताऊंगी। तो क्लियर कुछ नहीं करना है, क्लियर बस इतना ही करना है कि अक्सर बच्चों को ये भ्रम हो जाता है कि जो डॉक्टर बच्चन है या जो हरवंश राय बच्चन है वो एक ही है, जबकि एक बिल्कुल नहीं है। हाँ, दोनों अलग हैं। हरवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पापा जी, अभिषेक बच्चन के दादाजी, ऐश्वर्या राय बच्चन के ससुर पर ससुर जी थे। बात समझ में आ रही है? वो कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, मधुशाला है, ये तो सबसे फेमस है। मधुकला, मधुशाला की पंक्तियां तो बच्चे बच्चे को याद होती हैं। और बहुत सारी निशाने मंतड़, यामिनी, सतरंगिनी, बहुत अच्छी कविताएं लिखी उन्होंने। हाँ, आत्मकथा उनकी 4 पार्टों में है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर 10 द्वार के सोपान तक, बसेरे से दूर। वो उत्कृष्ट कोटि के कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह आलोचक है। क्या समझ में आ रही है? तो ये कंफ्यूजन कभी मत रखना, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन कि ये वही वाले बच्चन सिंह है तो ये वो वाले बच्चन सिंह नहीं है। जैसे उनको लगता है क्या बच्चों को, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूरा नाम है, हम शॉर्ट में कह देते हैं शुक्ल जी। तो बच्चों कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चन सिंह भी वही वाले बच्चन है, जबकि वो वाले बच्चन और ये वाले बच्चन दोनों अलग हैं। वो कवि हैं और ये आलोचक हैं। तो लिखो इनकी डेफिनेशन, लिखो अतीत की घटनाओं के कारण, अतीत की घटनाओं के कारण, घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता में, उनकी उपयोगी उपयोगिता का मूल्यांकन, उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है, इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से, तथा साहित्यिक दृष्टि से उनका विश्लेषण, उनका विश्लेषण साहित्य इतिहास। बहुत अच्छी डेफिनेशन भी दी है, एकदम क्लियर कट है कि जो अतीत की घटनाएं हैं, यानी अतीत में जो घटनाएं उनका कारण क्या रहा और वर्तमान में उनकी उपयोगिता क्या है। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए हम किसी भी पेपर के लिए इतिहास पढ़ें तो क्यों पढ़ें। तो जो अतीत की घटनाओं में कोई घटना घटी तो उसके कारण क्या थे, जैसे मान लीजिए देश हमारा गुलाम हुआ तो उसके कारण क्या थे। अब उन कारणों का वर्तमान में उपयोगिता क्या है, यानी उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उसी का मूल्यांकन क्या कहलाता है, इतिहास। अब उस सबको, उस इतिहास को साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या कहलाएगा, साहित्य इतिहास। नोट कर लिया? हो गया? आगे बढ़े। देखो, एक हिंदी साहित्य में एक कंफ्यूजन बना रहता है, 2 शब्द आते हैं। एक तो आता है साहित्य आलोचना, साहित्य आलोचना, संधि करना, सॉरी विच्छेद करना इसका जरा। और इसका क्या हो जाएगा, साहित्य धन इतिहास। अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन ये भी पढ़ेंगे आलोचना, आलोचना करेंगे। मैंने आपको आलोचना, समालोचना, समीक्षा 3 शब्द समझाए थे उस दिन से मतलब लास्ट क्लास में।
कई बार क्या होता है कि व्यक्ति से मतलब आमतौर पे लगता है कि साहित्य आलोचना साहित्य इतिहास दोनों एक ही है, लेकिन एक नहीं है, दोनों में अंतर है। अब हिंदी में ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदी साहित्य को का इतिहास लिखने वाले, जिन्होंने इतिहास लिखा, वो महत्वपूर्ण आलोचक भी थे। इसलिए उनको कई बार कैंडिडेट्स को या कई बार लोग जो पढ़ते हैं तो पाठक को लगता है कि साहित्य आलोचक और साहित्य इतिहासकार, यानी जो इतिहास लिख रहा है वो कौन होगा, इतिहासकार, और जो आलोचना कर रहा है वो कौन होगा, आलोचक। तो अब हिंदी में ये है महत्वपूर्ण तौर पे जो इतिहासकार हैं वही आलोचक हैं। इसी बात को हम रिवर्स में भी कह सकते हैं कि जो आलोचक हैं, महत्वपूर्ण आलोचक वही क्या है, हिंदी के इतिहासकार हैं। लेकिन ये दोनों ही अपने आप में अलग हैं। तो पहले इनको समझ लेते हैं कि अलग कैसे कैसे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, आलोचक का जो उद्देश्य होता है ना, मैंने आपको बताया था एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी रचना की आलोचना व्यक्ति विशेष के गुणधर्म पर आधारित होती है, उसका व्यक्तिगत प्रभाव होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई भी टीचर आपको कैसा लगता है, तो आपकी व्यक्तिगत धारणा है, तो वो किसमें जाएगी, आलोचना में। तो सबसे पहले देखो, जो आलोचक का लक्ष्य होता है, यानी इनके लक्ष्य में अंतर है। लक्ष्य में क्या अंतर है कि जो आलोचक है वो वस्तु या घटना के गुण दोष, हम कह सकते हैं गुण दोषों का अन्वेषण कर मूल्य को निर्धारित करता है, या मूल्यों को निर्धारित करता है। अब मूल्यों को निर्धारित करने से क्या मतलब है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कबीरदास। तो कबीरदास ने अगर कोई भी रचना लिखी, जैसे मान लीजिए उनका एक दुआ तो बचपन से ही सुना ही होगा, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, या बहरा हुआ खुदा। या एक और ले लेते हैं कि चल पाहन पूजे हर मिलत, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अब जो आलोचक होगा ना, वो उस वस्तु का या उस घटना विशेष का जिस पर साहित्य लिखा गया है, उसमें उसके गुण और दोषों का वो देखेगा, उनका अन्वेषण करेगा कि जो लिखा गया उसमें क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां हैं। इसके साथ ही ये भी तय करेगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका कितना महत्व है। बात समझ में आ रही है? यानी कि न सिर्फ गुण दोषों का अन्वेषण करता है, बल्कि मूल्यों को भी निर्धारित करता है। मूल्यों को निर्धारित करने का काम क्या है कि वो ये बताएगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पहले कबीरदास ने, जैसे रामचरितमानस को लेकर के सबसे ज्यादा काम होता है शोध कार्य में भी, तो रामचरितमानस जितनी पहले प्रासंगिक थी उतनी ही आज है, नहीं है तो किस परिप्रेक्ष्य में है, उन सब का वर्णन वो कौन करेगा, आलोचक करेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है? जबकि इतिहासकार क्या करता है, इतिहासकार का जो लक्ष्य है ना, वो सिर्फ अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवेचन। इतिहास क्या कर रहे हो, वो ये बता देगा। जैसे हमारा पहला इतिहास जो क्रमबद्ध इतिहास माना जाता है सही मायने में, वो माना जाता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, जो कि किसने लिखा, ग्रेयर्सन ने। इससे पहले गारसदा तासी ने लिखा, उसको हालांकि इतिहास नहीं माना, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि उसमें जो इतिहासकार ने रचना लिखी उसकी कितनी प्रासंगिकता। उन्होंने बस कितना क्या किया, उन्होंने बस इतना किया कि कौन सी रचना कब लिखी गई, इतना। यानी जो भी घटनाएं अतीत में हो चुकी हैं उनका क्या करने का, वो उनका केवल विवेचन करेगा, केवल आपको बता देगा कि कौन सी घटना पहले, यानी कौन सी रचना पहले रची गई, कौन सी बाद में रची गई, किस घटना के आधार पर रची गई और कैसे रची गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आलोचक देश काल, देश काल स्थान को को दृष्टिगत रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए उसके उसके अर्थात घटनाओं के या वस्तुओं के शाश्वत विवेचन पर बात करेगा, या
शाश्वत तत्वों के अनुसंधान पर बल देगा। अनुसंधान पर बल। और जबकि इतिहासकार क्या करेगा? इतिहासकार युगीन संदर्भ में, युगीन संदर्भ को महत्व देते हुए, परिवर्तनशील तत्वों का विश्लेषण करेगा। इतिहासकार का काम यह है कि जो परिस्थितियां पहले थी अब कैसी हैं, उनमें क्या बदलाव आया, इनका केवल विवेचन करेगा। लेकिन आलोचक क्या करेगा कि कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति देश काल के अनुसार किस तरह से परिवर्तित हो रही है, और परिवर्तित होने के अलावा उसके जो कुछ तत्व ऐसे हैं जो सदैव से चले आ रहे हैं, उनके अनुसंधान पर बल देगा। जैसे मैंने बताया ना, रामचरितमानस की प्रासंगिकता तब कितनी थी, आज कितनी है, आगे कितनी होगी, इस बात का वर्णन कौन करेगा? आलोचक। आलोचक का काम सीमित भी होता है। आलोचक व्यक्ति विशेष या कृति विशेष व्यक्ति विशेष या कृति विशेष का मूल्यांकन कर सकता है, जबकि इतिहासकार नहीं कर सकता। इतिहासकार पूर्व परंपरा, जैसे भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति व कृतियों, व्यक्ति या कृति को सदा को पूर्व परंपरा और युगीन वातावरण के संदर्भ में योगदान को स्पष्ट करेगा। योगदान को स्पष्ट करेगा। यानी आलोचक के पास ये सुविधा है कि वो सिर्फ एक कृति को उठा ले, उस पर बात कर ले। जैसे आपने बहुत सारी कृतियों के नाम सुने होंगे, कामायनी, एक पुनर्विचार। तो अब क्या है, सिर्फ एक कृति को उठाया, पूरे आलोचक को भी नहीं उठाया। या आप किसी एक आलोचक के भी बारे में बात कर, एक व्यक्ति विशेष, एक कवि विशेष को उठा लो। जैसे कि हालांकि मैं जो एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ संदर्भ में नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी जो मेरा पीएचडी, अच्छा इधर हो जाओ, पीएचडी चल रहा है, वो अभी मैंने सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को उठा लिया। अभी तो खैर वो थीसिस पर काम है, लेकिन अगर इन फ्यूचर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे सिर्फ उसे प्रियंवदा पर ही काम करना है, ये मेरा अपना है, तो आलोचक ये काम कर सकता है कि वो सिर्फ एक राइटर को उठाए और उस पर अपनी आलोचनात्मक रचना दे दे, उसके कथा साहित्य पर दे, उनके उपन्यासों पर दे, या उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को उठा ले। लेकिन इतिहासकार के पास ये सुविधा नहीं होती। इतिहासकार क्या करेगा कि जो भी व्यक्ति है या जो भी कृति है, उसका पहले कितना योगदान रहा और अब कितना है, युगीन परिस्थितियों में उसका कितना चेंजिंग आ रही है, इस सब पर वो चर्चा करेगा। लिख लिया?
इसी बात को और कहें तो ये भी कह सकते हैं, आलोचक होगा वो सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों का चयन कर सकता है, वो इसी में आगे कि ये चयन कर सकता है। जैसे मान लीजिए जो आलोचक है वो ये कह दे कि नहीं भाई मैं तो एक काम करूंगा कि मैं 2000 से लेकर के 2010 तक जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुए सिर्फ उनकी आलोचना करूंगा, उनके कृतित्व की करूंगा। लेकिन इतिहासकार ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इतिहासकार को 2000 से लेकर के 2010 तक के सारी परिस्थितियों के बारे में बात करनी पड़ेगी जो महत्वपूर्ण है। इतिहासकार इतना कर सकता है कि जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको कम ज्यादा डीपली अपने में बता दे विस्तृत, और जो कम महत्वपूर्ण उनको कम बता दे, लेकिन वो छोड़ किसी को नहीं सकता। लेकिन आलोचक के पास ये संभावना है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हिंदी साहित्य में जितने आलोचक हुए वो सामान्य तौर पर इतिहासकार थे, और जो इतिहासकार हुए वो सामान्य तौर पर क्या थे? आलोचक थे। तो इसीलिए कई बार ये भ्रम हो जाता है कि हिंदी साहित्य में जो इतिहास और आलोचक और इतिहासकार एक ही है, जबकि एक नहीं होते। इतनी सी बात क्लियर हो गई। यानी अब तक जो हमने बात करी वो किस पर बात करी? हमारी जो चर्चा हुई वो इस बात पर हुई कि हिंदी क्या है। हिंदी की बात हम भाषा विज्ञान वाले टॉपिक में कर चुके थे। हिंदी शब्द कहाँ से मिला, कैसे मिला। इसके अलावा हमने जो बात करी वो हमने किस पर बात की? साहित्य क्या है। और साहित्य के बाद हमने जो चर्चा की वो इस पर की इतिहास क्या है। और साहित्य और इतिहास के संबंध में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास किसे कहते हैं वो कर ली। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट से, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं वहां पर जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डलेगी जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखा जाता है उसके लेखन की विधियां कौन कौन सी हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो हेडिंग डालो फटाफट से, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। साहित्य इतिहास पद्धति। देखो सबसे महत्वपूर्ण तो विधेयवादी मानी जाती है, जिसमें शुक्ल जी ने भी काम किया है। सबसे पहले डालो वर्णानुक्रम। हालांकि ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती इतिहास के मामले में, लेकिन पहला जो हिंदी का इतिहास लिखा गया वो वर्णानुक्रम में ही लिखा गया। गारसा दत्तासी ने इस्तवार द लित्युत्तर इंडो हिंदुस्तानी लिखा, वो वर्णानुक्रम लिखा। तो सबसे पहले डालो वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरी है कालानुक्रम। नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? पहले तो ये बताओ। वर्णानुक्रम यानी वर्ण के अनुक्रम के अनुसार हो, जैसे ए बी सी डी एफ जी जो आप पढ़ते हो, या अब इस तरह से। कालानुक्रम यानी समय अनुसार, यानी सबसे पहले किसने लिखा, बाद में किसने लिखा। अगली है वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। उसके बाद लिखिए विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति। और आपकी अगली है समाजवादी। और अंत में आपकी आती है आलोचना। आलोचना पद्धति। अगर इतिहास की बात की जाए तो वर्णानुक्रम पद्धति में जो रचना महत्वपूर्ण रचना लिखी वो लिखी गारसा दत्तासी ने।
गारसा तासी। कालानुक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना लिखी गई वो लिखी ग्रेयर्सन ने। पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन, और कहीं कहीं मिल जाता है जॉर्ज ए ग्रेयर्सन, लेकिन सिर्फ ग्रेयर्सन अपने आप में सफिशियंट है। ग्रेयर्सन वैज्ञानिक पद्धति में आ, एक ग्रंथ लिखा गया गणपत चंद्रगुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो पहले हम राइटर के नाम सबके लिखते हैं। गणपत चंद्र गणपत चंद्र गुप्त। चंद्रगुप्त को एक ही मत कर देना, पता चले आप गणपत एक तरफ लिख दो और चंद्रगुप्त एक तरफ। गणपत चंद्र एक है और गुप्त अलग है, इतनी सी बात क्लियर हुई। और विदेह वाली पद्धति में तो सबसे महत्वपूर्ण नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, शुक्ल जी। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख देती हूँ, शुक्ल जी। समाजवादी पद्धति में आमतौर पर मैं लिखती हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, या HPD करके भी हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट में। लिख लो। हजारी प्रसाद। और आलोचनात्मक पद्धति में वैसे रामकुमार वर्मा ने PhD की थीसिस लिखी थी, बाद में वो बुक्स के रूप में भी पब्लिश हो गई थी। तो इसमें लिख लीजिए रामकुमार, आचार्य राम वर्मा। गार्शा तासी ने जिस ग्रंथ को लिखा था वो था इस्तवार क्या हुआ बेटा? इस्तवार द लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी। लिखो। इस्तवार द लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी। ग्रियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। गणपत चंद्रगुप्त ने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। शुक्ल जी ने तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा ही था, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे, तीनों समाजवादी पद्धति में थे। एक लिखे देती हूँ सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हालांकि इनके तीनों ही महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। और रामकुमार वर्मा ने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। लिखो फटाफट से। अच्छा उधर हो जाओ।
लिखो। लिख लिया? अब एक बार समझ ले कौन कौन सी पद्धति और किस तरीके से काम कर रही है। देखो, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जितना मैंने लिखा दिया है, बस आपको समझ में आ जानी चाहिए चीजें। जो वर्णानुक्रम है, तो शब्द से ही पता चला, वर्ण के अनुक्रम के अनुसार, ए बी सी डी एफ जी के अनुसार जो ग्रंथ लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कौन सी पद्धति कहलाएगी, वर्णानुक्रम पद्धति। इतनी सी बात समझ में आ गई। टाइम ड्यूरेशन के अनुसार लिखी जाए, जैसे पहले 1900 की आएगी, पहले 1800 वाली आए, 1800 वाली आए, तो वो क्या होगी, काल क्रमानुसार। वैज्ञानिक पद्धति, जहां पर विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाए। यहाँ परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं हो रहा है, केवल टाइम के अनुसार लिखी जा रही है। लेकिन जहां परिस्थितियों का, युगीन परिस्थितियों का, प्रवृत्तियों का भी लक्षण हो, यानी किस युग में कैसी प्रवृत्तियां नहीं, वो क्या कहलाती है, हमारी वैज्ञानिक पद्धति। विधेयवादी पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी और सबसे रिलायबल ग्रंथ यही माना जाता है विधेयवादी पद्धति को लेकर के। समाजवादी पद्धति कौन सी है, तो समाजवादी पद्धति होती है कि किसी भी रचना का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या समाज का रचना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि महत्वपूर्ण, ऐसे कहा जाए साहित्य समाज का दर्पण है, यानी जो समाज में घट रहा है वही आपको साहित्य में मिलेगा और जो साहित्य में वही समाज में मिलेगा। तो किसी भी रचना का समाज पर क्या प्रभाव है या समाज का रचना पर क्या प्रभाव है, इस आधार पर अगर कोई भी ग्रंथ या कोई भी इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा है तो वो पद्धति कौन सी कहलाती है, समाजवादी पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति मैंने आपको कल ही समझाई थी, जब किसी कृति का गुण और दोषों का वर्णन दोनों का किया जाए तो वो कौन सी पद्धति कहलाएगी, आलोचनात्मक पद्धति। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ लिया। कल तक तो जो हमारी बात हुई थी वो तो क्लियर है, यानी पिछली 2 क्लासेस में हम, पहले तो सामान्य क्लासेस थी जहां हमने ये जाना कि हिंदी इतिहास में हमें कैसे कैसे पढ़ना है। इससे पहले हिंदी साहित्य और इतिहास इन सबके अर्थ समझ चुके थे, साहित्य की डेफिनेशन समझ चुके थे, इतिहास लिखने के भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोणों पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज जो हमने चर्चा शुरू की वो किसी इतिहास की डेफिनेशन को लेकर की। तो सबसे पहले जैसे इतिहास की डेफिनेशन लिखी, वो विश्व के जो इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस, तो उन्होंने क्या कहा, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसके बाद हमने जनरल जेम्स टॉड के अनुसार की, क्योंकि इन्हें राजस्थानी इतिहास का जनक माना जाता है, तो उन्होंने क्या कहा, अतीत की घटनाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अवलोकन होगा, यानी वर्तमान के संदर्भ में जो अवलोकन करेंगे वही क्या कहलाएगा, वही इतिहास कहलाएगा। सेन जो कि आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी जाति के, किसी भी विशेष जाति के, मैंने इन्होंने 3 चीजों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, क्या, एक जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा स्थल। तो और उन्हीं से इनकी डेफिनेशन है कि किसी जाति विशेष के वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निहित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, और इसका सीधा संबंध किससे होता है, आर्थिक क्रियाओं से होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि अतीत की घटनाओं के कारण वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है, और साहित्यिक दृष्टि से उनका विश्लेषण अगर किया जाए तो क्या है, साहित्य इतिहास है। इसके बाद एक शब्द पर जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, असाहित्य आलोचना और साहित्य इतिहास क्या एक ही है, तो बिल्कुल एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। लक्ष्य, जो साहित्य आलोचना का लक्ष्य होता है वो किसी भी वस्तु के, किसी भी घटना के गुण दोषों का विवेचन होता है और उसके मूल्यों को निर्धारित करना होता है। जबकि साहित्य इतिहासकार का जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होगा। आलोचक क्या करेगा, आलोचक किसी भी देश काल स्थान का जो उसको ध्यान में रखते हुए उसके तत्वों का जो उसमें गुण है उसका प्रभाव कितने समय तक रह रहा है उसका विश्लेषण करता है। जबकि इतिहासकार क्या करेगा, इतिहासकार केवल युगीन संबंध परिप्रेक्ष्य में, यानी समय के साथ साथ चीजें कैसे परिवर्तित होती जा रही हैं उन तत्वों का विश्लेषण करेगा। यहाँ परिवर्तनशीलता का है और वहां पर केवल प्रभावों की बात हो रही है। आलोचक किसी व्यक्ति विशेष या कृति विशेष का मूल्यांकन कर सकता है, उसके पास ये सुविधा है, जबकि इतिहासकार ऐसा नहीं कर सकता।
इतनी सी बात क्लियर हुई। और अंत में हमने बात करी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको लिखने की कौन कौन सी पद्धतियां, तो महत्वपूर्ण 4 पद्धतियां मानी जाती है, वर्णानुक्रम, कालक्रम, वैज्ञानिक और विधेयवादी। और सबसे महत्वपूर्ण है विधेयवादी पद्धति। वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक, विधेयवादी, समाजवादी, आलोचना, इसमें किस किस ने सबसे पहले ग्रंथ लिखे और कौन कौन ने लिखे, यानी वर्णानुक्रम में गार्षा तासी, स्तवार्दल, इतरेतर, एंड्रयू हिंदुस्तानी, कालानुक्रम में ग्रेयर्सन, वैज्ञानिक पद्धति में गणपत चंद्रगुप्त, विधेयवादी में शुक्ल जी, और समाजवादी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, और आलोचनात्मक में डॉक्टर राम कुमार वर्मा। किसी बात के लिए इनके ग्रंथों के नाम लिख दिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही।